Hello students, welcome to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammed Zia. This is our 14th lecture in the series of medieval history, possibly coming towards the end. I think now 3 more lectures after this. But this is the last lecture where we will be talking about the Mughal glory. And today we'll be talking about Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb and Mughal architecture as a whole. So this video itself will cover the whole time period from roughly from 1605 to 1707, almost 100 years I'll try to cover in this, and plus the Mughal architecture. So let us begin this with starting with Jahangir from 1605 to 1627. So this person Jahangir was born on 31st August 1569 at Fatehpur Sikri, और इनकी जो वाइफ ये मतलब अकबर के बेटे थे, और इनकी माता जी का नाम, इनकी वालदा का नाम मरियम उज़ ज़मानी। यहाँ पे एक बहुत मैं इम्पोर्टेंट सी चीज़ आपको बता दूं जहांगीर के बारे में। सिर्फ आपको 2 या 3 चीज़ें याद रखनी है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। पहला कि वो अकबर का बेटा था, एंड दूसरा वो जो आगे चल के भी हम देखेंगे कि उसने अंग्रेज़ों की जो परमिशन दी। दैट्स इट, नथिंग मोर इम्पोर्टेंट अबाउट हिम, बिकॉज उसने इतनी बड़ी लेगेसी को इनहेरिट किया था। अकबर का जो रूल था करीब करीब 50 साल का, 1556 से 1605, लगभग 50 साल का जो रूल था, और उस रूल में अकबर ने इतना कुछ अचीव कर दिया था। वो कहता है ना कि वो एक कई जनरेशन्स में एक जनरेशन ऐसी आती जो इतना कर जाती कि आने वाली 2-3 को कुछ नहीं करना पड़ता। तो वो एक जनरेशन जो अकबर वाली थी वो इतना कर गई कि ही हैड नथिंग टू डू। व्हाट ही इनहेरिटेड वाज अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. What he had was a very well established land revenue system. What he had was a very well maintained mansabdari system. He had to do nothing. And that is why I tell you, the only thing that you have to remember about Jahangir is that number one, he was son of Akbar, and number two, the permissions, किसको कब क्या परमिशन दी अंग्रेजों से मुतालिक, बस। इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी just a quick review. So his reign started on 3rd November 1605 and continued till his death on 28th October. So he was like यहाँ से लेके यहाँ तक, and the legacy, again I told you that he inherited, was immense. So no doubt he had his reign had that political stability, a good economy and a sound administration. वालिद साहब का शुक्रिया उनके कि उन्होंने इतना एक अच्छा एक सिस्टम उनको दिया। और वो जो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन थ्रू कॉन्क्वेस्ट था वो तो चल ही रहा था, क्योंकि जब इतनी अच्छी आर्मी थी, जब इतने मनसब घुड़सवार और जो है इतना सब कुछ मेंटेन कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है, मतलब वो जैसे एक बार जब स्ट्राइक हुआ था पाकिस्तान पे, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी चीज़ कही थी कि हमने रॉकेट थोड़ी मतलब दिवाली वाली पे फोड़ने के लिए रखे हैं। तो वो वही चीज़ कि वो इतनी बड़ी आर्मी मेंटेन कर रहे थे तो क्या करते, लड़ना तो था ही। सो दैट कॉन्क्वेस्ट वाज गोइंग ऑन। इम्पॉर्टेंट, सर थॉमस रो, he allowed the first English ambassador to the Mughal court, and he allowed the English the rights to decide and establish factory at Surat. One of the most important point in the history of the world. ये एक ऐसा मकाम था, शायद ये नहीं होता तो दुनिया की तारीख कुछ और होती, ये हुआ तो दुनिया की तारीख में बहुत कुछ नई चीज़ें हुई। क्योंकि अगर अंग्रेज हिंदुस्तान नहीं आते या जो भी होता, मतलब हम ये नहीं कह सकते ये नहीं होता तो क्या होता, लेकिन डेफिनेटली द थिंग्स वुड नॉट हैव बीन द सेम। 1613 में पोर्चुगीज, क्योंकि वो तो 1498 में ही आ गए थे, पोर्चुगीज जो है 1498 में आ गए। अब 1498 के बाद 1613 तक पोर्चुगीज हैव गेन्ड अ लॉट। सो व्हेन विल बी स्टडिंग मॉडर्न हिस्ट्री, तो वहां से मैं आपको बताऊंगा कि जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, तो वे बैक 1498 से शुरू करेंगे। देन he died in Kashmir, where he had gone to rejuvenate his health. He was just 58, and he was succeeded by his son Khurram. Khurram was son from his Rajput wife Jagat Gosai.
तो ये एक बस इतना ही जहांगीर के बारे में, इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं। फिर बात करते हैं शाहजहां की। करीब 30 साल 31 साल इनका रूल रहा। खुर्रम नाम था और उसके बाद उन्होंने टाइटल लिया शाहजहां का, और he was his third son and to be considered to be the most able and the competent one. And अब ये एक्चुअली आगे चल के एक रीज़न बनेगा मुगल्स में ये जो राइवलरी और किस तरीके से ये जो वॉर ऑफ सक्सेशन यहाँ से शुरू हुआ। देखो यहाँ तक जहांगीर तक कुछ नहीं था, जहांगीर वो तक ठीक था। शाहजहां के बाद से यू विल ऑलवेज सी कि देयर इज अ वॉर ऑफ सक्सेशन। द रीजन टू दैट इज दैट द मुगल्स डू नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमोजेनिट्योर, दैट इज द एल्डेस्ट सन सक्सीडिंग द फादर। दिस वाज नॉट फॉलोड कि जो बड़ा बेटा होगा वो राजा बनेगा। अब ये क्या होगा, यहाँ तक तो ठीक था जहांगीर तक, उसके बाद आपको ये वाला प्रिंसिपल नहीं दिखता, और जब ये प्रिंसिपल नहीं होता तो हर कोई लड़ेगा। शाहजहां में भी लड़ाई होगी, फिर उसके बाद वाली जनरेशन में भी, और उसके बाद तो तबाही मचेगी। सो दिस ऑन बिकमिंग द एम्परर, ही उसने अपने ही भाइयों को मारा, शहरयार को कैद किया, एंड मैनी मोर, शहरयार को मारा था अपने भाई को। तो शाहजहां अपने भाई को मार के जो है वो बादशाह बना, और उसके बाद हम देखेंगे औरंगजेब भी अपने भाइयों को मार के बादशाह बनेगा। तो ये चलता रहा। सो देयर इज ऑलवेज अ फाइट फॉर पावर बाय ब्रदर्स इन द मुगल कोर्ट, और ये आप देखोगे आगे चल के भी। लेटर मुगल्स जो हमारा अगले वीडियो का टॉपिक है, वहां भी आप देखोगे कि ये चीज जो है ये बड़े अच्छे से चल रही थी। देन मूविंग ऑन। सो ऐसा नहीं था कि दिस पर्सन शाहजहां वाज लाइक, मतलब बादशाह सलामत जो है, मतलब राजकुमार जो है वो बैठे हुए हैं, आओ तुम्हें बादशाह बना दे, ऐसा नहीं हुआ। ही वॉज द गवर्नर ऑफ डेक्कन, बिहार, बंगाल, गुजरात और दिल्ली। शाहजहां हैज एक्सपैंडेड हिज मिलिट्री एंड प्रमोटेड द प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स। इसने भी वही किया। और आगे की जो कहानी है कि एक बादशाह ने बनाकर हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत को रुसवा किया। तो वो उनकी बेगम जो है अर्जुमंद बानो बेगम थी, उनका असल नाम जो था, और मुमताज महल उनको प्यार से, और 7वीं 8वीं बीवी थी। 9वें या 10वें बच्चे को जो है वो उसकी चाइल्ड बर्थ के टाइम उनका इंतकाल हो गया। एंड उन्होंने कहा था कि मतलब ठीक है, उनकी कब्र जो है सबसे खूबसूरत होगी। तो वो सबसे खूबसूरत कब्र जो है वो कब्रगाह जो है वो ताजमहल, एंड वन ऑफ द मोस्ट नो डाउट famous architectural feature in world, among the wonders of the world। बट असलियत यही थी कि अर्जुमंद बानो बेगम जो है वो कोई पहली, ना तो वो पहली बीवी थी, ना वो आखिरी बीवी थी, और ना वो चाइल्ड बर्थ, मतलब ninth, I don't remember exactly, but yes, there was either the wife was 7th or the child was 9th, or wife was 9th or child was 7th, something like that. So this happened, and उनकी याद में फिर वो किसी काम के नहीं बचे, and then he was lost. So this is about Shahjahan, and Shahjahan's reign is considered to be one of the golden period of Mughal architecture। वो हम आगे इसी वीडियो के एंड की तरफ जब हम जाएंगे तब वहाँ देखेंगे कि किस तरीके से जो भी आर्किटेक्चरल किस बादशाह ने क्या क्या किया, वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे। सो दिस विल सी इन द लेटर पार्ट। नाउ आफ्टर हिम कम्स हिज सन औरंगजेब। सो दिस औरंगजेब जो है ये दक्कन का गवर्नर था, डेक्कन का गवर्नर था, और बड़ा बेटा नहीं था पहली चीज। उसके बाद लेकिन इसका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था एज अ गवर्नर फ्रॉम दैट साइड कि इसने डेक्कन को मुगल सल्तनत का हिस्सा बनाया। औरंगजेब लड़ रहा था डेक्कन में, और यहाँ उसको लगा कि ठीक है, मैं जो है आई एम लाइक द नेक्स्ट कंटेंडर टू द crown, and but the time when Shahjahan fell ill, what happened that Shahjahan declared that Dara Shikoh is going to be the next। और जब इसको ये बात पता चली तो उसने हमला किया, and then he moved on। उसने दारा शिकोह, मुराद, शुजा, तीनों अपने भाइयों का कत्ल किया, और
you know he was crowned emperor in 1658, लेकिन जब दारा शिकोह को उसने देवराय में हराया तो उसके बाद ही जो है उसने कोरोनेशन अपना जो है वो पूरा, and he took the title आलमगीर in the later part. So he ruled for a very long period, again a very long period, almost 50 years. तो जाट और सतनामी एंड सिख ये तीनों जो है अब तक अब रिवोल्ट कर चुके थे, बिकॉज हिज पॉलिसी वाज एग्जैक्टली अगेंस्ट दैट ऑफ अकबर. अकबर का था कि उसने रिलीजन और पॉलिटिक्स को या गवर्नेंस को सेग्रीगेट किया. औरंगजेब ने मिक्स कर दिया. औरंगजेब ने क्या किया, उसको मिक्स कर दिया. सो रिवोल्ट्स वर रिड्यूस्ड बाय हिज हार्श रिलीजियस पॉलिसीज. गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु थे, उनको भी दिल्ली के पास, दिल्ली में ही उनको जो है वो एग्जीक्यूट किया. यदि जो दिल्ली में रहते हो, जो गुरुद्वारा शीशगंज है लाल किले के ठीक सामने, वहाँ पे दैट वाज द स्पॉट, तो वहाँ पे गुरुद्वारा है. और 1679 on the question of Marwar he interfered and defeated Rathors near Pushkar and he occupied their dominion. So this was Aurangzeb. But why he is famous for in history is for his Deccan policy. So no doubt कि ये डेक्कन के हिस्से को कॉन्कर करने का जो काम था, ये अकबर के दौर से हमने देखा कि खानदेश और बेरार और अहमदनगर जो है वो उस पर ऑन एंड ऑफ चलता रहा. जहांगीर ऑल्सो फॉट अगेंस्ट मलिक अंबर ऑफ अहमदनगर. और शाहजहां के टाइम पे जब औरंगजेब वाज गवर्नर ऑफ डेक्कन, तो उसने वही चीज की, उसने एक एग्रेसिव डेक्कन पॉलिसी चलाई. एंड व्हेन ही बिकेम द मुगल he just when he became the Mughal emperor for the first 25 years, he actually just concentrated on the northwest frontier. So because he was concentrating on the northwest frontier, तो शिवाजी was वो वहाँ डेक्कन से उसका ध्यान हटता है, and that became the point of rise in the territories in the north and south of Konkan. शिवाजी का जो है वो टाइम आता है. To contain spread of Marathas, औरंगजेब जो है वो बीजापुर गोलकोंडा को इन्वेड करता है. गलती यही थी सिर्फ. This was the mistake that he committed. So when he defeated सिकंदर शाह of बीजापुर, तो हो क्या रहा था कि मुगल और ये बीजापुर गोलकोंडा वाले इलाके और मराठा, मतलब मराठा और मुगल्स का कोई डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं था एक्सेप्ट दैट. सो ये अब क्या होगा, यहाँ के बाद द मराठाज एंड मुगल दे विल कम इन डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन. सो कुतुब शाही डायनेस्टी को हटाया, उसको एनेक्स किया, उसके बाद जो है निज़ाम को बैठाया वहाँ पे औरंगजेब ने. In fact, this point I told you right now also, that this destruction of the Deccan kingdoms was a political blunder on the part of Aurangzeb, क्योंकि वो direct confrontation में आ गए, and the Deccan campaigns actually exhausted the Mughal treasury, and this became one of the major reason of fall of Mughal empire, क्योंकि वो अकबर की इकोनॉमी थी. जहांगीर ने उसमें डिस्ट्रक्शन नहीं किया, जहांगीर ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया, इसलिए उसने कुछ नया नहीं किया. उसने वही चीज को उसने बोला बेवजह क्यों दिमाग चलाना. शाहजहां की गलती ये हुई क्योंकि इनिशियली शाहजहां जो है वो आर्किटेक्चरल में उन्होंने इतना खर्चा कर दिया कि जो है खजाने खाली होने लगे. एक्चुअली जिन्होंने ताजमहल विजिट किया होगा, मोस्ट लोगों ने किया ही होगा कोविड के दौर से पहले, और नहीं किया तो कभी जब when things get back to normal, you'll see on the other side, यमुना के उस पार तो ताजमहल, फिर यमुना, और उस पार एक आपको ना एक खंडर सा दिखेगा. प्लान ये था कि यमुना के उस तरफ जो है काले संगमरमर का एक ताजमहल बनाए, और वहीं पर औरंगजेब ने जो है बोले बुढ़ा पगला गया है, अरेस्ट कर लो, वरना ये मोहब्बत में जो है सब लुटा देंगे, क्योंकि ट्रेजरी खाली हो जाती है. ऑब्वियसली मतलब इतना एक मार्वलस स्ट्रक्चर बनाना जो सालों से खड़ा है, खर्चा तो हुआ होगा, तो वहां पे ट्रेजरी खाली हुई. औरंगजेब आया, औरंगजेब ने डेक्कन में इतना पैसा लगाया, तो वो जो इकोनॉमी अकबर के दौर से चली आ रही थी और जहांगीर ने उसे कैरी फॉरवर्ड किया था, शाहजहां और औरंगजेब ने उसे तबाह किया. दिस बिकेम अनदर रीजन. एक रीजन तो क्या बनेगा कि ये जो भाई भाई आपस में लड़ते रहेंगे, और जब भाई भाई आपस में लड़ेंगे नुकसान जो है वो घर का होगा. तो ये मुगल एम्पायर के फॉल का एक रीजन पहला, और दूसरा बनेगा ये, और भी है आगे चल के देखेंगे अगले वीडियो में जब हम लेटर मुगल्स एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर की बात करेंगे. सो ये जो है this Deccan के जो campaigns थे, this exhausted Mughal treasury, और became one of the reason. And 1707 when Aurangzeb died,
and what happened after that, this we will see in the next video. Before that, before moving on to the fall of Mughal Empire and the later Mughals, let us talk about, yes, Mughal architecture. Now this Mughal architecture is very important. आपके जो आर्ट कल्चर वाला पार्ट है वहाँ भी और यहाँ पे भी जो है वो. तो पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है. जैसे पहला, दिस इज अ ब्लेंड ऑफ इंडियन, पर्शियन एंड टर्किश आर्किटेक्चरल स्टाइल्स. ऑब्वियसली वो टर्किश पर्शियन उनका खुद का ब्लेंड था, उसको उन्होंने इंडियन जो है स्टाइल के साथ ब्लेंड करके एक नया फ्लेवर दिया. फिर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स सच एज मैजेस्टिक गेट्स, बुलंद दरवाजा, किले, मकबरे, महल, मस्जिद, सराय जो है. मोस्टली जो इन्होंने यूज किया मुगलों के दौर मुगल आर्किटेक्चर में, इट वाज ईदर रेड सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल और मिक्स ऑफ बोथ. मोस्ट स्पेसिफिक फीचर ऑफ दिस मुगल आर्किटेक्चर इज द गार्डन लेआउट और द चारबाग स्टाइल. तो एक मौजूलियम, उसके आसपास जो है बगीचे, ऐसे 4 बगीचे और ये रास्ते, ये बेसिकली जो है इनका चारबाग वाला जो था. So this of the mausoleums, pronounced bulbous domes, चाहे आप हुमायूं का मकबरा देखो, चाहे आप ताजमहल देखो, slender turrets at the corners, किनारे जो हैं, broad gateways, beautiful calligraphy, geometric patterns on pillars and walls, and palace halls supported on pillars. So this was like this arches and the chhatri and the various types of domes became hugely popular. और इसी को जो है आगे चल के इंडो-इस्लामिक आर्किटेक्चर का जो है नाम मिला. It became so widespread, especially in North India, so that यहाँ पे जो आर्किटेक्चर आएगा आगे चल के, जब कॉलोनियल आर्किटेक्चर आएगा, that is the इंडो सारासेनिक स्टाइल. चाहे आप इसको कई बार इंडो गॉथिक कह देते हैं या मुगल गॉथिक कह देते हैं आर्किटेक्चरल स्टाइल में. जैसे आप देखोगे पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग्स, राष्ट्रपति भवन जो है, या नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक है, दिल्ली की बात करें, या कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल है, मद्रास की बात करें तो मद्रास हाई कोर्ट अगर किसी ने देखा हो तो वो उस का एग्जाम्पल है. बॉम्बे में की तरफ देखें तो विक्टोरिया टर्मिनस जो है वो. सो ऑल दीज काइंड ऑफ आर्किटेक्चर, सो वो मुगल, इंडियन और ब्रिटिश कॉलोनियल जो आर्किटेक्चर उसका ब्लेंड है. दैट इज व्हाट इंडो सारासेनिक स्टाइल इज. अब कंट्रीब्यूशंस की बात करते हैं, किस मुगल ने क्या कंट्रीब्यूट किया. सो बाबर की बात करेंगे सबसे पहले. तो ऐसा कुछ खास नहीं किया क्योंकि 4 साल ही बाबर का रूल रहा है, व्हिच वाज लाइक बाबर कुड नॉट लीव एनी सिग्निफिकेंट एक्सेप्ट काबुली बाग एट पानीपत और जामा मस्जिद एट संभल नियर दिल्ली. तो ये इनका इंपॉर्टेंट था. ऑल्सो बिल्ड आराम बाग, ये अब राम बाग कहते हैं आगरा में, और मुगल गार्डन इन 1528 इन चारबाग. सो इट्स आराम बाग इन आगरा. तो यहीं पहले इनको दफन किया गया था, बाद में इनको काबुल ले जाया गया, और आज के दौर में मॉडर्न डे में वो आराम का जो है हट चुका है. खैर आगे बढ़ते हैं. हुमायूं की बात करें, सो इट वाज अगेन हिज होल एक्चुअली दिस हुमायूं का जो दौर था वो पूरा कभी ऐसा वो नहीं था, क्योंकि शेरशाह सूरी का दौर बीच में आया, एंड दीन पनाह शहर बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो कभी पूरा नहीं हो पाया. उसके अलावा हुमायूं का मकबरा जो हुमायूं ने नहीं बनवाया ऑब्वियसली, एंड दिस हुमायूं का मकबरा, हुमायूं's tomb, is considered to be a precursor of Taj Mahal, and it was the first imposing structure of Mughals. तो हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था और मिराक मिर्जा गियास जो है उसके आर्किटेक्ट थे. The mausoleum was built upon a raised platform, is a mix of Indian and Persian artistry using red sandstone and marble. Persian Charbagh style इसमें भी है, and this 1993 it was declared as the UNESCO World Heritage Site. ताजमहल ऑब्वियसली वो बाद में आता है, तो आगे चल के देखेंगे. फिर बीच में जो शेरशाह का दौर आया उसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया. तो किला काना, मस्जिद पुरानी दिल्ली, रोहतस फोर्ट इन पाकिस्तान, शेरशाह सूरी मस्जिद इन पटना, ये अफगान स्टाइल में है. ग्रैंड ट्रंक रोड देखा हमने. एंड अकबर में सबसे पहले फतेहपुर सीकरी, which was the first planned city of Mughals and served as a capital from this to this time period. करीब 15-16 साल जो है ये फतेहपुर सीकरी मुगल्स की कैपिटल रही.
देन बुलंद दरवाज़ा 1576 में जब अकबर ने गुजरात पे फतेह की तब बनता है. जामा मस्जिद, दीवान आम, दीवान खास, बिरबल हाउस, टॉम ऑफ सेंट सलीम चिश्ती, फतेहपुर सीकरी के जो इम्पोर्टेंट. ही ऑल्सो बिल्ट गोविंद देव टेम्पल इन वृंदावन. तो ये ध्यान रखने वाली बात है. देन जहांगीर, he was having more interest in paintings rather than architecture. ये एक और important fact about जहांगीर. So टॉम्ब ऑफ इत्मातुद्दौला, तो वो नूरजहां के कहना चाहिए वाले, मतलब अपने ससुर की जो वर्क है. एंड ही कंप्लीटेड अकबर्स टॉम्ब एट सिकंदरा, शालीमार बाग इन श्रीनगर एंड मोती मस्जिद इन लाहौर. तो ये भी जहांगीर के दिए हुए. शाहजहां ताजमहल के अलावा बात करते हैं. सो द पुरानी दिल्ली, द सेवेंथ सिटी ऑफ दिल्ली टुडे नोन एज पुरानी दिल्ली. शाहजहानाबाद जो है वो बनाया, तो वहाँ पे जो भी extensive use of marble as opposed to the red sandstone which was preferred by his predecessors. So क्या क्या important था? जामा मस्जिद, मोती मस्जिद in Agra Fort, शीश महल in Lahore Fort, and again that Petra Dura and the complex mirror work. So this was there. फिर बात करते हैं औरंगजेब की. औरंगजेब, he preferred the simplicity over the grandeur, and he repaired more mosques than he built. So Aurangzeb is said to have destroyed numerous temples as well as it is said as. सिर्फ देखो औरंगजेब के बारे में ये है कि दो तीन चीजें हैं कि कोई मंदिर तोड़वाए, उसने मंदिर तोड़वाए तो उसने दरगाहें भी तोड़वाई हैं, ये भी एक फैक्ट है. विच इज नॉट मतलब उसने सैकड़ों की तादाद में उस दरगाहों को तोड़वाया. सूफियों से कभी उसकी बनी नहीं. और this one point I'm missing about Aurangzeb. Yes, that people used to say कि वो whenever, unless and until, I heard it somewhere that लोग कह रहे थे कि unless and until you don't feed on Hindus, मतलब 50,000 हिंदूज रोज नहीं मार लेता था उसका दिन नहीं होता था. मतलब how is it possible? 50 साल का रूल था, मतलब 50 साल में अगर उसने रोज भी किया होता तो हिंदुस्तान पूरा ही खत्म हो गया होता, कोई नहीं बचता. और जो लोग इल्जाम लगाते हैं कि कत्ल किया लोगों का, तो जिसने अपने सगे भाइयों का कत्ल कर दिया जो है, उस पर आप क्या ही मतलब उस पर क्या इल्जाम लगाना. जिसने अपने सगे भाई को नहीं छोड़ा, 3 भाइयों का कत्ल किया, दारा शिको, शुजा और मुराद. तो व्हाट डू एक्सपेक्टेड फ्रॉम अदर्स दोज हु आर नॉट रिलेटेड? सगे भाइयों का कत्ल. वैसे तो अशोक भी महान है, मतलब अशोक को जब चंड अशोक का, तो उसने 99 भाइयों का कत्ल किया. तो वो that is the selective narrative of history that we speak. We should not fall in that. So yes, the Pearl Mosque and Red Fort, Moti Masjid Delhi की, बीबी का मकबरा औरंगाबाद, और ये मतलब it is like something which is inspired by Taj Mahal. And thus overall औरंगजेब के बाद कोई बीबी का मकबरा के बाद कोई ऐसा एक मेजर दौर नहीं देखा मुगल आर्किटेक्चर ने. और ये इम्पोर्टेंट पार्ट था, इम्पोर्टेंट था मुगल्स के बारे में. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगले वीडियो में हम बात करेंगे लेटर मुगल्स की. औरंगजेब के बाद क्या हुआ, क्योंकि एक कॉमन परसेप्शन है, जब मैंने देखा कि औरंगजेब के बाद लोग नाम लेते हैं बहादुर शाह जफर का, और वो बात मतलब औरंगजेब डाइड इन 1707, बहादुर शाह जफर वाज 1857. 150 साल. तो इस 150 साल में क्या हुआ वो हम देखेंगे, और ऐसे क्या वजह रही, ऐसे क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से मुगल एम्पायर जो है वो इतना बड़ा, इतना सब कुछ होने के बाद भी डिग्रेड हुआ, डिस्मेंटल हो गया, खत्म हो गया, कोई नाम लेने वाला नहीं है आज के दौर में. सो वी विल सी इनटू दैट रीजंस. टिल देन प्लीज हैव अ ग्रेट टाइम. दैट मीन्स हैव अ सेफ टाइम, क्योंकि ऑनेस्टली द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑन इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, एंड this is the 4th or the 5th straight day when we have seen COVID cases which has crossed the 3 lakh mark. प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपना और अपने घर वालों का. आप ही को रखना है, कोई आपकी मतलब वो एक फिल्म थी ना, मांझी द माउंटेन मैन, इट वाज सेड, तुम सरकार के भरोसे बैठे हो, क्या पता सरकार तुम्हारे भरोसे बैठी हो, तो किसी का डोंट जस्ट टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. It's a disturbing time. It's a very
मतलब बहुत ही difficult time for all of us, and we should help each other as a fellow citizen. So if you can help people, help them, but before that, take good care of yourself. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.